नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके सीटेट एग्जाम में ज्यादा समय नहीं बचा है, थोड़ा सा तो वो सीडीपी आपका बाल विकास में है और बाल विकास में हम आज के में अधिगम से संबंधित प्रश्न देखेंगे और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। टोटल 72 प्रश्न लिए गए हैं, है ना। तो आपको स्किप नहीं करना है। यहाँ पर 2011 से 22 तक 23 तक जो आपकी एग्जाम हुई सीटेट की, उन प्रश्नों को भी रखा है, कुछ इंपोर्टेंट प्रश्नों को भी रखा है और यहाँ पर हम जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपके जो सीटेट एग्जाम है उसमें ज्यादा समय नहीं बचा है। बहुत शुरू करते हैं। अधिगम के यहाँ पर 72 प्रश्न मिलेंगे, तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा और अंत में जरूर बताएगा कि इन 70 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आए, है ना। यहाँ पर आपका आकलन जरूर करना है। उसी वजह से ये वीडियो मैं बना रहा हूं ताकि आप आपका आकलन कर सके। चलिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। कौन से अधिगम का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आपको बताना है। इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है? तो आपको पता होगा सामाजिक सांस्कृतिक, है ना। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है, तो उससे संबंधित आपको यहाँ पर बताना है। सहयोगात्मक अधिगम होगा, क्रिया प्रसूत अधिगम होगा, रटन अधिगम कहीं पर भी लागू नहीं होता है, नेगेटिव में चला जाता है, याद करिएगा, याद कर लीजिएगा, निष्क्रिय भी नहीं होगा। तो दो विकल्प तो आपके यहाँ पर कट गए। अब इन दोनों में होगा तो देखिए, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? यदि आपको पता होगा तो ये स्किनर के द्वारा दिया गया था, है ना। तो यहां पर यदि स्किनर होता तो आप यहां पर बी वाला विकल्प टच करते, लेकिन यहां पर वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार पूछा गया है, तो सहयोगात्मक अधिगम यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि पहला वाला। यदि आपने पहला वाला विकल्प चुना है तो 1 नंबर यहां पर आप अपना जोड़ लीजिएगा। चलिए, दूसरा प्रश्न, बच्चों का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम, जो बच्चों का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम है, क्या ये इसको प्रभावित नहीं करता है, इसमें बाधा डालता है, इससे संबंधित नहीं है, या फिर ये इसको सुसाधित करता है? क्या करता है? दूसरे का आंसर फटाफट दे दीजिए, ज्यादा समय नहीं है आपके पास में, ना। या तो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं या फिर कमेंट्स के माध्यम से भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। सही आंसर क्या होगा? जो बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य है, ये अधिगम को सुसाधित करता है। क्या करता है? सुसाधित करता है ना। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। तीसरा प्रश्न, अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को रिक्त स्थान रूप में प्रस्तुत किया जाता है। किसके रूप में प्रस्तुत किया जाता है? संदर्भ से हटकर प्रस्तुत किया जाता है, अप्रासंगिक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, बहुत ही अमूर्त, या फिर संयोजित। 4 विकल्प हैं आपके सामने। करेक्ट आंसर आपको बताना है सबसे पहले, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, देखिए, जो अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब जो विषय वस्तु है इसका जो है संयोजित रूप से ये प्रस्तुत किया जाता है, तब अधिगम अधिक अर्थपूर्ण होता है। क्या? संयोजित। तो डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है? सक्रिय भूमिका को, क्या वो व्याख्यान है, पूछताछ है, चर्चाएं, या फिर खोज, जिसे हम अन्वेषण भी कहते हैं, वो है? तो फोर्थ का करेक्ट आंसर होगा आपका व्याख्यान। अध्यापक द्वारा अपनाई गई जो व्याख्यान विधि है, इसमें अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती, क्या? व्याख्यान। तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, अगला प्रश्न, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले, जो अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, क्या वो अपनी शैक्षिक विशेषताओं में से एक जैसे होते हैं? क्या वो विद्यार्थी को विशिष्ट विद्यालय में पढ़ाना चाहिए? क्या विद्यार्थी हमेशा अति क्रियाशील होते हैं, या फिर विद्यार्थी अपनी शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों से अलग अलग हो सकते हैं? जिनको अधिगम सीखने में कठिनाई महसूस होती है, उनके बारे में यहाँ पर सीधे सीधे पूछा गया है। तो सही आंसर क्या होगा? देखिए, यहाँ पर कठिनाई महसूस हो रही है बच्चे को, तो विद्यार्थी अपनी शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में अलग अलग हो सकते हैं, है ना। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। प्रश्न में क्या पूछा गया है, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। चलिए, छठा प्रश्न है, अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए? जो अधिगम है, जो सीखना है, वो भाई किस प्रकार का होना चाहिए? क्या वो अर्थपूर्ण और संदर्भित होना चाहिए? असंदर्भित। जहां पर पॉजिटिव प्रश्न पूछा गया है और नेगेटिव विकल्प में दे रखा है, तो बिल्कुल गलत होगा। असंदर्भित, यहां पर देखिए असंदर्भित हो गया, अर्थहीन हो गया। ये दो जो शब्द हैं ये आपके नेगेटिव में चले जाते हैं। देखिए, यहाँ पर अर्थपूर्ण लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर असंदर्भित लिखा हुआ है, तो आपका तीसरा वाला विकल्प भी गलत हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अर्थपूर्ण और संदर्भित होता है, या फिर संदर्भित और अर्थहीन होता है। तो यहाँ पर अर्थहीन नेगेटिव विकल्प हो गया आपका, है ना। तो आपका सही विकल्प क्या हो गया? जो अधिगम होता है वो अर्थपूर्ण के साथ साथ क्या होता है? संदर्भित होता है। तो इस प्रकार से भी आप विकल्प का चयन कर सकते हैं। पहला वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न, थोड़ा गला खराब है, मैं फिर कह रहा हूं, है ना। थोड़ा सा एडजस्टमेंट कीजिएगा।
सातवां प्रश्न आपका, अधिगम को सुसाधित किस प्रकार किया जा सकता है? जो अधिगम है इसको सुसाधित किस प्रकार किया जा सकता है? भाई योग्यता के सत्व दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर किया जा सकता है, कार्य के उद्देश्य को विद्यार्थियों से साझा न करके किया जा सकता है, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर किया जा सकता है, या फिर चिंतन या फिर प्रतिवर्तन के मौके प्रदान करके किया जा सकता है। किस प्रकार किया जा सकता है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका, जो अधिगम को सुसाधित किया जा सकता है वो चिंतन या फिर प्रतिवर्तन के मौके प्रदान करके इसे सुसाधित किया जा सकता है अधिगम को। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। कहीं पर भी किसी प्रकार की गलती आपको लगती है तो कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं ना। चलिए अगला प्रश्न, बच्चे सबसे बेहतर है वो किसके द्वारा सीखते हैं? है ना, जो बच्चे हैं वो अधिकतर किसके द्वारा सीखते हैं? भाई जब वो खोज कर लेते हैं, खोजी अधिगम के द्वारा सीखते हैं, जब पुनरावृत्ति करते हैं और अभ्यास करते हैं उसके माध्यम से सीखते हैं, निष्क्रिय नकल, जहां पर मैंने आपको बताया था जब नेगेटिव पॉजिटिव प्रश्न पूछे और नेगेटिव विकल्प में दे तो वो आपका गलत हो जाएगा, निष्क्रिय तो ये हो ही नहीं सकता, कंठस्थ स्मरण बच्चा कर नहीं सकता, तो दो विकल्प तो आपके यहाँ पर कट गए। अब दोनों में आंसर क्या है ये आपको देखना है, क्या होगा भाई? जब वो खोज करेगा है ना तो इसको क्या कहेंगे हम? खोजी अधिगम। जब वो खोज करके स्वयं सीखेगा तो वो उसमें बेहतर सीख सकता है। तो पहला विकल्प आपका ये दूसरे विकल्प से ज्यादा अच्छा है, तो पहला वाला आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, एक अध्यापिका को कैसे अधिगम सॉरी क्रियाकलाप बनाने और संपादित करने चाहिए? एक अध्यापिका है उसको कैसे अधिगम क्रियाकलाप बनाने चाहिए या फिर संपादित करना चाहिए जिनकी प्रवृत्ति अति अमूर्त हो, जो विद्यार्थी की रुचि के अनुरूप हो, जो विद्यार्थी के परिवेश से गैर और अन्य देशी हो, या फिर जिनका उद्देश्य सिर्फ पूर्व ज्ञान का पुनरुत्पादन मात्र हो। यहां पर आपको बताना है जो अध्यापिका है उसे कैसे अधिगम क्रियाकलाप करने चाहिए या फिर संपादित करना चाहिए। तो जो 9वें प्रश्न है उसका सही आंसर होगा जो विद्यार्थी की रुचि के अनुरूप है, जो विद्यार्थी रुचि रखता है उसके अनुरूप उसको क्रियाकलाप करना चाहिए या फिर उसे संपादित करना चाहिए। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की संलग्नता को अधिकाधिक करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? जो विद्यार्थी है वो सीखने की प्रक्रिया की संलग्नता को आपको संलग्नता के लिए अधिकाधिक करने के लिए, चाहे आप अध्यापक हो या फिर अध्यापिका हो, आपको क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों की स्वायत्तता को न्यूनतम कर देना चाहिए। भाई न्यूनतम तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव आपका विकल्प हो गया, आपका कैंसिल हो गया, पहला वाला विकल्प है ना। विकर्षणों को अधिकतम कर देना चाहिए, व्यक्तिगत विकल्पों को न्यूनतम कर देना चाहिए, न्यूनतम जहां जाए आपका गलत हो जाएगा है ना, क्योंकि नेगेटिव में चला जाता है। कार्य की सत्यता को अधिकतम कर देनी चाहिए। जब कार्य की सत्यता को आप अधिकतम कर देंगे उसमें जो अधिगम है प्रक्रिया में जो विद्यार्थी की संलग्नता है उसको आप अधिकाधिक करने के लिए एक अच्छा मौका ढूंढ सकते हैं, उसको कर सकते हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? कार्य की सत्यता को अधिकतम कर देना चाहिए। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अधिगम संवेगों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, संवेगों से प्रभावित नहीं होता है क्या अधिगम? अधिगम सामाजिक संदर्भ से कभी कभार प्रभावित होता है या फिर अधिगम सामाजिक संदर्भ से कभी भी प्रभावित नहीं होता? क्या है अधिगम? इसके बारे में पूछा गया है। तो जो अधिगम होता है वो संवेगों के महत्वपूर्ण रूप से क्या होता है? प्रभावित होता है। यहां पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। चलिए जिस प्रकार से मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं, 4 विकल्प पढ़ रहा हूं, उस समय में यदि आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो वीडियो को हल्का सा पुश कर दीजिएगा, आंसर लिख लीजिएगा कमेंट्स में या फिर अपनी कॉपी में और फिर आगे बढ़ा लीजिएगा, है ना। ऐसा नहीं करना अपना आंसर देख लिया फिर अपनी कॉपी में लिख लिया फिर कमेंट्स में कर दिया, ये अपने आप को धोखा देने वाली बात हो गई है ना। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 72 में से 72 बता देंगे, कोई 70 बता देगा, कोई आपका 68 नंबर बता देगा, तो उससे मुझे कोई नहीं फर्क पड़ेगा। आप वहां पर अपने खुद को ही धोखा दे रहे हैं ना। इसको आपको क्या करना है, मैं आंसर नहीं बताऊं उसके पहले या तो कॉपी में या फिर कमेंट्स में लिख लीजिएगा, ताकि आपका आकलन कर पाएंगे कि भाई अधिगम से संबंधित प्रश्न आ जाएंगे तो हम किस प्रकार उसको सोल्व करेंगे। यदि आपको कम नंबर आ रहे हैं तो जो आपके जो समय बच रहा है 3-4 दिन 5 दिन, उसमें आप और अच्छी तैयारी कर सकते हैं ना। तो ये थोड़ा सा आकलन करने के लिए प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। 12वां प्रश्न आपका कि निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक बन जाता है? यहाँ पर बाधक के बारे में बताना है कि विद्यार्थी के अधिगम में बाधक कौन सा विकल्प बन जाता है या फिर कौन सा कारक बन जाता है। वातावरण से स्वाभाविक या फिर सहज पारंपरिक क्रिया, स्व अभिप्रेरित अभ्यास, जानने और खोज करने की चाह, कठोर और अनम्य पाठ्यक्रम। तो यहां पर देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है तो आपको विकल्प भी नेगेटिव ही ढूंढना है। तो 12वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? कठोर और अनम्य पाठ्यक्रम। ये जो है विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक बन जाता है ये कारक।
तो फोर्थ वाला विकल्प पे आपका सही होगा। अधिगम्य बाधक कौन सा नहीं बनता, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका जानना और खोज करने की चाह। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है कि विद्यार्थी के अधिगम्य बाधक कौन सा कारक बन जाता है, तो वो आपका कठोर और अनम्य पाठ्यक्रम होगा। तो पहले प्रश्न को समझना है, फिर विकल्पों को समझना है। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किस आधार पर मूल्यांकन को बढ़ाता है। यहां पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि जो अधिगम है, अधिगम का जो सामाजिक संरचनात्मक उपागम है, इन चारों विकल्पों में से या फिर किस आधार पर यह मूल्यांकन को बढ़ावा देता है। तो क्या है, मुख्यतः प्रत्यास्मरण आधारित परीक्षणों द्वारा बढ़ावा देता है, सहयोगात्मक प्रोजेक्ट कार्यों द्वारा, एक शब्द के जवाब वाले सवालों द्वारा, या फिर मानकीकृत परीक्षणों द्वारा। क्या है सही विकल्प, तो इसका सही विकल्प है जो अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम है, यह आपका सहयोगात्मक प्रोजेक्ट कार्यों द्वारा मूल्यांकन को बढ़ावा देता है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो गया। चलिए अगला प्रश्न, विद्यार्थी के अधिगम को समर्थन देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। विद्यार्थी के अधिगम को समर्थन देने के लिए पूछा गया है। क्या वो योग्यता के इकाई या फिर सत्व दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिए उसे, क्या विद्यार्थियों की रुचियों को दरकिनार करना चाहिए। दरकिनार तो हो नहीं सकता है ना, जैसे जैसे विकल्प आपको नेगेटिव मिले उसको कट कर दीजिएगा ताकि आपको और आसानी हो विकल्पों को समझने में। तीसरा विकल्प है विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति विचारशील रहना चाहिए, विद्यार्थियों को प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्यों के प्रति के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्या होगा सही विकल्प, तो यहां पर देखिए विद्यार्थियों के अधिगम को समर्थन देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, ये पूछा गया है। तो जो अध्यापिका है उसे विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति विचारशील करना चाहिए। क्या करना चाहिए, विचारशील करना चाहिए। यहां पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की स्वयं के अधिगम पर विमर्श चिंतन करने की योग्यता को क्या कहा जाता है। क्या वो ध्यान देना होता है, कंठस्थीकरण करना होता है, अधिसंज्ञान होता है, या फिर विस्मरण जिसे भूलना भी कहते हैं। विद्यार्थी की स्वयं के अधिगम पर विमर्श चिंतन करने की योग्यता, यहाँ पर विमर्श आप चिंतन कर रहे हैं तो उसकी जो योग्यता है उसको क्या कहा जाएगा, यह आपको बताना है। सही आंसर क्या होगा, तो यहां पर क्या होगा, अधिसंज्ञान होगा, है ना। उसे क्या कहा जाएगा, अधिसंज्ञान कहा जाएगा। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। प्रश्न को आपको हमेशा अच्छे से पढ़ना है। नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। अधिगम के बारे में सही कथन कौन सा नहीं है। क्या अधिगम में अपने आसपास के परिवेश के साथ अंतःक्रिया शामिल होती है, बिल्कुल होती है। पहला आपका करेक्ट हो गया, है ना। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, बिल्कुल सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम व्यक्तिगत कारकों को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है। अधिगम सामाजिक संदर्भों से हटकर स्वतंत्र रूप से होता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें सामाजिक संदर्भ भी जुड़े होते हैं, इस वजह से अधिगम के बारे में जो फोर्थ वाला विकल्प है ये आपका इनकरेक्ट होगा, सही नहीं होगा। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके विकल्प पढ़ेंगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इसका आंसर ये सही हो सकता है और 100% हो सकता है ना। तो इस प्रकार से विकल्प भी रखे जाते हैं ताकि आपको ज्यादा वहां पर सोचने समझने की आवश्यकता नहीं होती है। विकल्पों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप करेक्ट आंसर को ढूंढ लेंगे। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अधिगम की प्रक्रिया में त्रुटियों के बारे में क्या सही है। अधिगम की प्रक्रिया में त्रुटियों के बारे में आपको बताना है कि भाई क्या सही है। त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई, भूमिका बिल्कुल होती है। अधिगम में त्रुटियों की बहुत भूमिका होती है। ये त्रुटियां नहीं होगी तो बच्चा सीखेगा कैसे, है ना। तो पहला वाला विकल्प दूसरा विकल्प आपका त्रुटियां अर्थपूर्ण है और उन पर चर्चा होनी चाहिए। तो पहला वाला विकल्प तो आपका गलत हो गया क्योंकि भूमिका होती है। दूसरा त्रुटियां अर्थपूर्ण है और उन पर चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल बी वाला विकल्प आपका सही होगा। जो त्रुटियां है वो अर्थपूर्ण होती हैं, इसके बिना पूर्ण नहीं होता है आपका अधिगम। तो इन पर चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए, तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अध्यापक द्वारा त्रुटियों पर ध्यान बिल्कुल देना चाहिए, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। तीसरा वाला भी गलत है। त्रुटियों को नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा संबोधित किया जाता है, नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो डी वाला विकल्प भी आपका गलत होगा। सही क्या है आपका, बी वाला विकल्प, है ना। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करता है। अभिप्रेरित कौन सा करता है भाई, बोरियत बिल्कुल नहीं करती है। उच्च डर बिल्कुल नहीं करता है। क्या गुस्सा करता है, नहीं करता। क्या करता है आपका, उम्मीद करता है। यदि आप में उम्मीद है, सीखने की उम्मीद है, तो वो अभिप्रेरित कर सकता है अधिगम के प्रति, है ना। तीसरा वाला विकल्प सही होगा। इसमें ना आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है। बोरियत तो हो नहीं सकता, उच्च डर हो नहीं सकता, गुस्सा हो नहीं सकता, तो क्या होगा आपका, उम्मीद होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप विकल्पों को चयन कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, और यह प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ना, 18वां।
तो ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं इस प्रकार के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा पहुंचाने की संभावना है? अधिगम में बाधा पहुंचाने की संभावना इन चारों विकल्पों में से किसकी भाई, इसके बारे में आपको बताना है। तो योग्यता के समवृद्धियात्मक दृष्टिकोण पर विश्वास, विशिष्ट पहचानों जिसे अस्मिता भी कहते हैं, इसके बारे में प्रचलित रूढ़िबद्ध धारणाओं को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत रुचि और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, या फिर कक्षा में भय और अवरोधों को कम करना। तो यहाँ पर यदि ज्यादा होता तो बिल्कुल आपका डी वाला विकल्प होता, लेकिन यहाँ पर कम है तो आपका डी वाला विकल्प तो हो नहीं सकता। देखिए यहाँ पर रूढ़िबद्ध धारणाओं को बढ़ावा देना, ये जो विकल्प होगा ये अधिगम में बाधा पहुंचाने की संभावना इसकी ज्यादा है, तो आपका जो बी वाला विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा, है ना। रूढ़िबद्ध धारणा जहां पर हो नेगेटिव में चला जाता है और बी वाला आपका करेक्ट होगा। चलिए, अधिगम अधिक प्रभावशाली होगा यदि पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु विद्यार्थी के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से संदर्भित नहीं है, बहुत ही अमूर्त और जटिल है, संबंधित पृथक खंडों में प्रस्तुत की जाती हो, या फिर बहुविधि विधियों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हो। यहाँ पर अधिगम अधिक प्रभावशाली होगा यदि पढ़ाई जाने वाली जो विषय वस्तु है उसके बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पर चार विकल्प है आपके सामने, क्या सही होगा, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो अधिगम अधिक प्रभावशाली होगा यदि पढ़ाई जाने वाली जो विषय वस्तु होगी वो बहुविधि विधियों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है, तो उसमें जो विधि बच्चों को समझ में आएगी उससे वो समझ सकता है। तो बहुविधि विधियों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती विषय वस्तु, है ना। तो डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए, फिर से वही प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर विकल्प को क्या कर दिया गया है, बदल दिया गया है। यहाँ पर इस प्रकार से प्रश्न, और दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। आपके जो सीटेट एग्जाम है उसमें ये भी प्रश्न पूछा गया है और ये भी प्रश्न पूछा गया है, लेकिन विकल्पों को यहाँ पर क्या कर दिया गया है, बदल दिया गया है। अब आप के सामने इस प्रकार के चार विकल्प है, तो कौन सा आंसर लगाएंगे। देखिए, पहला विकल्प है आपका यहाँ पर कि बहुत अमूर्त और जटिल है। तो देखिए, जब अमूर्त और जटिल होती है तो प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु नहीं हो सकती। नेगेटिव पूछा जाता तो बिल्कुल आपका पहला करेक्ट होता, लेकिन पॉजिटिव प्रश्न पूछा गया है, इस वजह से पहला वाला आपका विकल्प गलत होगा। असंबंधित खंडों में प्रस्तुत, असंबंधित, देखिए यहाँ पर असंबंधित खंडों में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, इस वजह से अधिगम को प्रभावशाली आप नहीं बना सकते विषय वस्तु को। तीसरा विकल्प, विद्यार्थी के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित, अपना फोर्थ विकल्प पढ़ लेते, अति आसान। देखिए, ना तो अति आसान होना चाहिए, ना अत्यधिक सरल होना चाहिए, ना ही ज्यादा कठिन होना चाहिए, है ना। इस वजह से सही आंसर क्या होगा आपका तीसरा वाला, जो विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित होना चाहिए, जिस वजह से जो अधिगम है वो प्रभावशाली बनाने के लिए इसे विषय वस्तु इस प्रकार की होना चाहिए जिससे जो बच्चा है वो कनेक्टेड हो सके, है ना, उसको और अच्छे से समझ में आए। तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, अधिगम के सामाजिक संरचनावादी उपागम के अनुसार निम्न में से कौन सा तरीका अर्थपूर्ण अधिगम के लिए प्रभावशाली नहीं है। देखिए, इससे पहले जैसा कि मुझे लगता है, जैसे कि प्रश्न में बता चुका हूं, शायद वहां पर पॉजिटिव पूछा गया था, है ना, और यहाँ पर क्या नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, जहां तक मुझे लग रहा है ना। स्व पहल अन्वेषण होगा इसका, चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी, खोजी अधिगम, या फिर निष्क्रिय अनुसरण, क्या होगा। बिल्कुल पॉजिटिव प्रश्न पूछा गया था वहां पर, और सही आंसर मैंने क्या बताया था, खोजी अधिगम, है ना। लेकिन यहां पर क्या पूछा गया है कि वो कौन सा तरीका है जो अर्थपूर्ण अधिगम के लिए प्रभावशाली नहीं है, तो वहां पर निष्क्रिय विकल्प में था, याद हो तो, और मैंने वहां पर कट किया था, नेगेटिव में चला गया था, और यहाँ पर हमें नेगेटिव ही विकल्प देखना है। तो स्व पहल अन्वेषण अपना पॉजिटिव हुआ, चर्चाओं का सक्रिय भागीदारी ये प्रभावशाली बनाता है, खोजी अधिगम प्रभावशाली बनाता है, निष्क्रिय अनुसरण नहीं बनाता, है ना। तो इस वजह से आपका फोर्थ वाला विकल्प करेक्ट होगा। आपको प्रश्नों को समझना है, सिर्फ प्रश्न आदि आपने समझ लिया तो चार विकल्पों को आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो उसमें काफी कुछ आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विद्यार्थी के विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को पहचानने का व्यापक तरीका है। विद्यार्थी के विशिष्ट अधिगम कठिनाई को पहचानने का सही तरीका क्या है, व्यापक तरीका क्या है, यह आपको बताना है। क्या मानकीकृत बुद्धि लब्धि परीक्षण नहीं होगा, बहुविकल्प वाले सवालों पर आधारित प्रश्न, साल के अंत में परीक्षाएं, या फिर केस अध्ययन। देखिए, बहुविकल्प वाले प्रश्न से आप नहीं समझ सकते, साल के अंत तक भी नहीं समझ सकते, जब साल का अंत हो जाएगा तो क्या मतलब है पढ़ाने का। तो केस अध्ययन एक विधि होती है, एक व्यापक तरीका है जिससे विद्यार्थी की विशिष्ट अधिगम कठिनाई को आप पहचान सकते हैं ना। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों का अधिगम में लगाव को बढ़ाता है। वो कौन सा विकल्प है जो विद्यार्थियों को अधिगम सीखने में लगाव बढ़ाता है, वो कौन सा विकल्प है। विद्यार्थियों द्वारा स्वनियमन, विद्यार्थियों को योग्यता के प्रति सत्व स्थिर दृष्टिकोण बनाना, अध्यापक की विद्यार्थियों के प्रति निम्न अपेक्षाएं होना, या फिर उनके संदर्भ से वियोजित विषय वस्तु प्रस्तुत करना।
तो यहाँ पर विद्यार्थी का जो अधिगम में लगाव बढ़ाता है वो बढ़ाता है विद्यार्थी द्वारा स्वनियमन, है ना। पहला वाला विकल्प आपको क्या होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है त्रुटि से संबंधित है कि जो त्रुटियां होती हैं वो अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाती, जैसे कि ये प्रश्न पूछा गया है पहले, थोड़ा सा विकल्पों को यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर प्रश्न दे रखा त्रुटियों के बारे में, तो क्या त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाती, बिल्कुल निभाती है। तो पहला वाला विकल्प आपका गलत हो गया। केवल नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा दूर की जा सकती है, तो यहाँ पर आपका बी वाला विकल्प भी गलत हो गया। यहाँ पर केवल नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा इसे दूर नहीं किया जा सकता। केवल जो विद्यार्थी, जहां पर केवल आ जाए, है ना, केवल, तो कहां चला जाएगा, आपका नेगेटिव में चला जाएगा, है ना, उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी आपका तीसरा वाला भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर केवल वो विद्यार्थी करते जिन्हें अधिगम अक्षमताएं होती, तो ऐसा नहीं है भाई। जो विद्यार्थी है ना, वो कहीं ना कहीं त्रुटियां करता है, वो किसी प्रकार का विद्यार्थी हो सके, है ना। तो यहाँ पर जो अक्षमता वाले विद्यार्थी, ऐसा नहीं कि वही त्रुटियां करें। तो आपका तीसरा वाला विकल्प भी गलत हो गया। चौथा पढ़ लेते हैं। अध्यापक द्वारा अच्छे तरीके से विश्लेषण की जानी चाहिए ताकि अधिगम कमियों को कमियों को समझा जा सके, है ना। तो आपको समझ में आ ही गया होगा चौथा विकल्प पढ़ते ही कि आंसर आपका यही होगा कि त्रुटियां अध्यापक द्वारा अच्छे तरीके से विश्लेषण की जानी चाहिए ताकि अधिगम कमियों को समझा जा सके, है ना। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला, निम्न में से कौन सा कारक कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में बाधक बन सकता है। देखिए प्रश्न वही है, लेकिन फिर से यहाँ पर विकल्प बदल दिया गया है। प्रश्न घुमा फिरा के आपके वही देखने को मिलेंगे, विकल्प आपको यहाँ पर चेंजेस हो सकते हैं। वहां पर कौन सा कारक है जो कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में बाधक बन जाता है। बैठने की अनम्य योजना, जानकारी प्रस्तुत के विभिन्न तरीके, विविधता के प्रति सम्मान, या फिर संसाधन संपन्न वातावरण। क्या होगा सही आंसर। यहाँ पर देखिए बैठने की अनम्य योजना सॉरी, ये जो तीन विकल्प हैं उससे जो पहला वाला विकल्प है ये आपका करेक्ट होगा। इससे कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में ये बाधक बन जाता है। इससे कोई और नेगेटिव प्रश्न होता तो उस पर हम विकल्प होता तो उस पर ध्यान देते, लेकिन इससे नेगेटिव विकल्प यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है, इसलिए पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अधिगम हेतु मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए। जो अधिगम हेतु मूल्यांकन है ये किस प्रकार का होना चाहिए। परीक्षा केंद्रित होना चाहिए, मानदंड संदर्भित होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए, फिर मानकीकृत होना चाहिए। अधिगम हेतु जो मूल्यांकन है वो किस प्रकार का होना चाहिए। तो ये होना चाहिए आपका रचनात्मक, ना ही परीक्षा केंद्रित होना चाहिए, ना ही मापदंड होना चाहिए और ना ही मानकीकृत, रचनात्मक होना चाहिए, है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु अत्यधिक जटिल हो, अध्यापक का शिक्षा शास्त्र व्यवहारात्मक हो, अधिगम लक्ष्य परीक्षा केंद्रित हो, या फिर अधिगम का स्वभाव प्रयोगात्मक हो। अधिगम अधिक प्रभावशाली कब होगा, यह आपको इन चारों विकल्पों को देखकर बताना है। तो देखिए जटिल तो हो नहीं सकता, है ना, व्यवहारात्मक भी नहीं हो सकता, लक्ष्य परीक्षा केंद्रित जैसा कि परीक्षा केंद्रित भी ये नहीं होता है। क्या होता है, अधिगम का स्वभाव प्रयोगात्मक हो सकता है ना। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अधिगम असहायता से जूझते विद्यार्थी योग्यता का ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं जिसमें मेहनत करके योग्यता में बढ़ावा नहीं किया जा सकता। योग्यता के प्रति ऐसा दृष्टिकोण क्या कहलाता है। क्या कहलाता है योग्यता के प्रति ऐसा दृष्टिकोण। क्या वो एकल या फिर सत्य दृष्टिकोण कहलाता है, वार्धिक दृष्टिकोण कहलाता है, प्रवीणता उन्मुख दृष्टिकोण कहलाता है, या फिर अधिगम आशावादी दृष्टिकोण कहलाता है। क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है एकल, जिसे सत्य दृष्टिकोण भी कहते हैं, है ना। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए सहायक वातावरण पैदा करने हेतु यह महत्वपूर्ण है कि। क्या महत्वपूर्ण है भाई, विद्यार्थी की रुचियों में अनदेखा करना, अधिगम के लिए एक सहायक वातावरण पैदा करने के लिए बताना है। क्या महत्वपूर्ण है, विद्यार्थी की रुचियों की अनदेखा तो आप कर ही नहीं सकते, पहला वाला विकल्प आपका गलत हो गया। विभिन्न हिस्सेदारों जैसे कि माता पिता, अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच संप्रेषण प्रोत्साहित करना, यह आपका विकल्प सही हो सकता है। बी, सी और डी भी पढ़ लेते हैं, शायद उसमें और अच्छा विकल्प हमें मिल जाए। बहुत सख्त कठोर हो नहीं सकता एवं सत्तावादी अध्यापकों की नियुक्ति करे, ऐसा करने से बच्चा सीखता नहीं है, डरता है ना। तो सी वाला विकल्प भी आपका गलत हो गया। पढ़ाने के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम को लागू करना चाहिए, पढ़ाने के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम के लागू करने की आवश्यकता नहीं है। तो सही आंसर आपका क्या होगा, बी वाला, यह आपका करेक्ट होगा। विभिन्न हिस्सेदारों जैसे कि माता पिता, अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच संप्रेषण पोषित करें, यह अधिगम के लिए एक सहायक वातावरण पैदा कर सकता है ना। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए
अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में सहयोग नहीं करता है? वो कौन सा कारक है जो विद्यार्थी के प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में सहयोग नहीं करता है? अभी तक जो प्रश्न पूछे गए थे वो करता है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव पूछा गया है। क्या वो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है, अधिगम की सार्वभौमिक रूपरेखा है, मानकीकृत पाठ्यक्रम है, या फिर अध्यापन का संरचनावादी उपागम है? क्या है? तो आपने देखा होगा इससे पहले हमने जो प्रश्न पढ़ा था कि भाई कौन सा प्रभावशाली होगा, उसमें एक विकल्प मानकीकृत पाठ्यक्रम था और वो प्रश्न पॉजिटिव था, इसलिए हमने मानकीकृत पाठ्यक्रम को छोड़ दिया था। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है तो आप मानकीकृत पाठ्यक्रम को पकड़ सकते हैं, क्योंकि यही जो कारक है ये विद्यार्थी के प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम को सहयोग नहीं करता है ना। इस प्रकार से भी आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि वहां पर हमने छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा था? क्योंकि वो प्रभावशाली नहीं होता है, अर्थपूर्ण अधिगम नहीं होता है, उसमें सहयोग प्रदान नहीं करता है ना। तो इस वजह से तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? भाई संदर्भित होना चाहिए, मानकीकृत, मानदंड संदर्भित, या फिर अध्यापक अभिमुखी। अभी जो प्रश्न पूछा गया है ये इससे पहले भी पूछा गया था। प्रश्न शायद विकल्प वहीं दे रखे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया ये मानकीकृत हो नहीं सकता, क्योंकि नेगेटिव में अभी हमने देखा कि ये जो अधिगम है सॉरी उसमें ये सहयोग प्रदान नहीं करता है ना। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका? संदर्भित होता है ना। क्या होता है? अधिगम के लिए मूल्यांकन संदर्भ किस प्रकार का होना चाहिए? तो संदर्भित होता है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही, मानदंड हो नहीं सकता, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, अध्यापक अभिमुखी भी नहीं हो सकता है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, विद्यार्थी में प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को किस पर बल देना चाहिए? प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण बनाना है आपको अधिगम को। प्रश्न इस प्रकार से अधिगम के पूछे जाते हैं ना। प्रश्न आपके एक एक दिखेंगे कि भाई अधिगम के एक एक प्रश्न, लेकिन विकल्पों को यहाँ पर बदल दिया जाता है कि जो विद्यार्थी में प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण आपको अधिगम देना है, बढ़ावा उसमें करना है, तो अध्यापिका को किस पर बल देना चाहिए? दी गई जानकारी को कंठस्थ स्मरण, देखिए कंठस्थ स्मरण आपको नहीं करना है, आपको रटन विद्या इसमें बिल्कुल इंक्लूड नहीं करना है, सब नेगेटिव में चला जाता है, हमें यहाँ पर पॉजिटिव विकल्प देखना है। तो पहला तो आपका हो नहीं सकता। विद्यार्थी में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाना, प्रतिस्पर्धा की भावना को हमें कभी भी बढ़ावा नहीं देना है, एक अध्यापक के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में, है ना। व्यवहार में अनुकूलन के लिए नहीं हो सकता। व्यवहार में क्या होगा? पाठ्य सामग्री को, यहाँ पर पाठ्य लिखा हुआ ना, पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन संदर्भ से जोड़ने के लिए, यह आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इस प्रकार के प्रश्न आप देखेंगे ना और उसके विकल्प पढ़ेंगे तो आप आंसर टिक कर सकते हैं। थोड़ा सा सिर्फ आपको दिमाग लगाना है ना, ये थोड़ा सा आपने दिमाग लगाया है ना, अपने को पॉजिटिव रखा, अपने को एक अध्यापक के रूप में आपने वहां पर देखा, बच्चों के भले के बारे में आपने सुना, उनको अच्छाई हमें देना है ना, उनको अच्छे से अच्छी चीज हमें सिखाना है। यदि आप इन पॉजिटिविटी के साथ सीटेट एग्जाम देने जाएंगे तो आप बिल्कुल जैसे कि अधिगम के प्रश्न आए उसको बिल्कुल करेक्ट करेंगे। डी वाला विकल्प यहाँ पर आपका सही होगा। चलिए, अधिगम की जो प्रकृति है रिक्तिस्थान और रिक्तिस्थान है, सक्रिय सामाजिक, निष्क्रिय सामाजिक, सक्रिय व्यक्तित्व, निष्क्रिय। तो मैंने आपको बताया पॉजिटिव प्रश्न है, निष्क्रिय आपका गलत हो गया, ये भी निष्क्रिय आपका गलत हो गया। अब यहाँ पर सक्रिय व्यक्तित्व बचा है और सक्रिय सामाजिक बचा हुआ है, तो इसमें आपको चयन करना है। देखिए यहाँ पर अधिगम व्यक्तित्व के अंतर्गत नहीं आता, यहाँ पर सामाजिक होता है। तो जो अधिगम की प्रकृति होती है वो सक्रिय और क्या होती है? सामाजिक होती है। पहला वाला विकल्प आपका सही हो गया, है ना। इस प्रकार से आप विकल्पों का चयन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रिक्तिस्थान अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है जबकि नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। सॉरी, एक बार फिर पढ़ लेते हैं कि रिक्तिस्थान अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है जबकि नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। यहां पर देखिए रिक्तिस्थान आएगा, है ना, जबकि नकारात्मक रूप से रिक्तिस्थान प्रभावित करता है। कौन सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और कौन नकारात्मक रूप में प्रभावित करता है, ये आपको यहां पर बताना है। क्या होगा इसका सही आंसर? तो देखिए यहां पर सही आंसर होगा आपका, चारों विकल्पों को शायद पढ़ा नहीं, पढ़ लेते हैं। विचारावेश संकल्पना, एक तरफ ये वाला रखना है पॉइंट और एक तरफ ये रखना है ना, यहाँ पर रिक्तिस्थान छोड़ रखा है ना। तो क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा आपका स्कीमा सक्रियता। जो स्कीमा सक्रियता होती है ये अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है और जो अधिगम असशक्तता है ये आपका नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो यहां पर आपका स्कीमा सक्रियता हो जाएगा और यहां पर आपका अधिगम आसक्तता हो जाएगा, है ना। यहां पर रिक्तिस्थान छोड़ नहीं पाया मैं, है ना, थोड़ा सा मिस हुआ है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी अधिगम से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। और कौन सा प्रश्न है भाई कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्र को प्रस्ताव रखती है। शिक्षा शास्त्र यानी कि परीक्षा केंद्रित होना चाहिए, अध्यापक केंद्रित होना चाहिए, अधिगमकर्ता केंद्रित होना चाहिए या फिर बहिष्कार केंद्रित होना चाहिए। जो एनईपी 2020 है इससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं आपके सीटेट एग्जाम में। ऑनलाइन एग्जाम आप देख लीजिए, उसके पहले 2020 के बाद की जो एग्जाम उसमें देख लीजिए, है ना। एनईपी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ पर भी 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एनईपी से ज्यादा 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे 150 प्रश्न में, चाहे वो आपकी बाल विकास हो, पर्यावरण हो, हिंदी हो, गणित हो या फिर इंग्लिश हो। इस पर एक मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है जिसमें सारे सब्जेक्ट के प्रश्न निकाल के रखे हैं और बहुत सारे प्रश्न उसमें इंक्लूड किए। शायद मैंने 2-4 दिन पहले ही उस वीडियो को अपलोड किया है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। एनईपी के सारे प्रश्न आपको एक ही वीडियो में दिख जाएंगे। यदि आपने कंप्लीट वॉच कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपके 5 नंबर कहीं जाएंगे, इंक्लूड 150 प्रश्न की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, है ना। चलिए यहाँ पर क्या होगा, आपका अधिगमकर्ता होगा, है ना। क्या होगा, अधिगमकर्ता केंद्रित प्रस्ताव रखती है आपकी एनईपी 2020, है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने अधिगम के संदर्भ में सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिया है। यहां पर देखिए सीधे सीधे एक वैज्ञानिक का नाम पूछा गया है, सिद्धांतकारी का नाम पूछा गया है कि अधिगम के संदर्भ में सामाजिक संरचनावाद पर किसने जोर दिया है। स्किनर, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की या फिर सिगमंड फ्रॉइड। इनके सभी के आपको पता होना चाहिए कि इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया। सामाजिक संरचनावाद, तो यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है आपको पता होना चाहिए भाई, वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। तो इनके द्वारा ही सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिया है ना। इस प्रकार से भी आप विकल्पों को चयन कर सकते हैं। तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। जैसा कि स्किनर मैंने आपको बताया था, इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया है ना। तो तीसरा वाला आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, करके सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक रिक्त स्थान कक्षा की विशेषता है। किसकी विशेषता है ये? व्यवहारवादी की है, प्रगतिशील की है, अध्यापक केंद्रित की है या फिर निष्क्रिय की है। निष्क्रिय की हो नहीं सकती, जैसा कि मैंने आपको बताया, है ना। क्या होगा, तो देखिए करके सीखना, आप करके सीखते हैं, खोज करके सीखते हैं, सहभागी अधिगम सीखते हैं, तो ये एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता होती है। किसी जो प्रगतिशील शिक्षा है उसकी ये विशेषता है। तो बी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो गया। चलिए अगला प्रश्न, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, एक सांस्कृतिक संदर्भ में होती है। निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण इस विचार पर विश्वास रखता है। वो कौन सा दृष्टिकोण है जिसको ये सही मानता है, उस पर विश्वास करता है। मनोविश्लेषणवाद है, व्यवहारवाद है, सामाजिक संरचनावाद है, नैतिकवाद है, क्या है। तो अभी तक हमने किस पर बात की थी, सामाजिकता पर, सामाजिक संरचनावाद पर। तो ये यही विश्वास रखता है ना। वाइगोत्स्की के बारे में हम बार बात कर रहे हैं अधिगम पर, तो सामाजिक संरचनावाद है ना, ये जो है इस पर विचार या फिर विश्वास रखता है, सामाजिक संरचनावाद। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। सॉरी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक नए संप्रत्यय के अधिगम को बढ़ावा देता है। एक ज्ञान को विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, एक ज्ञान को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से ना जोड़ना, यानी कि बी वाला विकल्प आपका गलत होगा, नेगेटिव विकल्प हो गया। इस प्रकार के विकल्पों को आपको पहले से ही हटा देना है ना। विद्यार्थी पर दबाव और असफलता का डर पैदा करना, तो जहां पर असफलता हो जाए, दबाव आ जाए, है ना, रटन विद्या जाए, वो विकल्प भी आपका नेगेटिव में चला जाता है, उसको भी आपको बिल्कुल हटा देना है। क्योंकि यहाँ पर एक नए संप्रत्यय के अधिगम को बढ़ावा किस विकल्प में देता आपको नजर आ रहा है, उस पर आपको गौर करना है। विद्यार्थी के बीच पारस्परिक संपर्क और सहभागिता पर रोक लगाना, देखिए यहाँ पर रोक लगी है, रोक नहीं लगाना है, ये भी आपका नेगेटिव विकल्प हो गया। तो कौन सा विकल्प बचा, पहला वाला, नए ज्ञान को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना। क्या ये आपको नेगेटिव विकल्प लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है, किसी भी कंडीशन में आप देख लीजिए। तो ये एक नए संप्रत्यय के अधिगम को बढ़ावा देता है ना। इस प्रकार से आप विकल्पों को चयन कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट पहला वाला होगा। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है, संतुलित उत्तेजना या फिर कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, उच्च उत्तेजना, उच्च भय, निम्न उत्तेजना, उच्च भय। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था के बारे में आपको बताना है और काफी अच्छा प्रश्न है, मुझे सीटेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। क्या होगा सही आंसर, तो देखिए जब अधिगम की जो सर्वोत्तम अवस्था बताई गई है वो संतुलित उत्तेजना होनी चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न,
बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, कब होती है? अधिगम सामाजिक संदर्भ में होता है तब होती है। विषय वस्तु को बहुरूपों से प्रस्तुत किया गया हो तब होती है। सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए तब होती है, या फिर वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो तब होती है। बच्चों में जो सीखने में कठिनाई होती है वो कब होती है? यहाँ पर नेगेटिव विकल्पों को आपको ढूंढना है। क्या होगा? तो यहां पर देखिए, जो सूचना है यदि आप उसको अलग अलग टुकड़ों में देंगे, अलग अलग प्रकार से बताएंगे या फिर प्रस्तुत करेंगे, तो बिल्कुल ही बच्चे जो होते हैं उसमें सीखने में उनको कठिनाई होगी, और डेफिनेटली होगी, है ना। तो अधिगम सामाजिक संदर्भ हो, इसमें बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी। विषय वस्तु की बहुरूप में प्रस्तुति, पॉजिटिव विकल्प जैसे कि बहुरूप होंगे तो अलग अलग प्रकार से सीख सकता है। सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए, इस वजह से बच्चे सीखने में उसे कठिनाई हो सकती है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बिल्कुल होना चाहिए, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित, उसमें किसी भी प्रकार से कठिनाई नहीं होगी। तीसरा वाला आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त होगी? भाई, प्रयासों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, असफलता अनियंत्रित होती है, योग्यता सुधारी है, या फिर योग्यता अटल है। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? उपयुक्त आपको बताना है कौन सी है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? देखिए, प्रयासों में कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क पड़ता है, आपका पहला गलत हो गया। असफलता आपका गलत हो गया। योग्यता अटल, यहां पर योग्यता सुधारी है, तीसरा वाला विकल्प है आपका सही होगा। योग्यता क्या है? सुधारी है, तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। ये उपयुक्त धारणा है अधिगम की, है ना, उसमें सुधार आप कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। यदि आप चार विकल्प पढ़ेंगे तो बिल्कुल आप करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है इन चारों विकल्पों को पढ़कर आंसर देना। चलिए क्या होगा सही आंसर, जल्दी से बता दीजिए। देखिए, बच्चे जो होते हैं पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर नहीं रह सकते, है ना। तो पहला वाला जो दूसरा वाला विकल्प है ये आपका गलत हो गया। बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, भूमिका तो हो सकती है। अधिगम का संरचनात्मक विचार यहाँ सुझाव देता है ज्ञान की संरचना बिल्कुल हो सकती है। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर आप नहीं रह सकते, होते हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होते, है ना। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, इस वजह से आपका जो पहला वाला विकल्प है ये आपका करेक्ट होगा। जो बच्चे होते हैं वो सक्रिय भूमिका निभाते हैं ज्ञान की संरचना में, तो पहला आपका करेक्ट हो गया। चलिए अगला प्रश्न, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? अधिगम की अभिप्रेरणा को, जो अभिप्रेरणा है इसे किस प्रकार कायम रखा जा सकता है भाई? अधिगम बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, बच्चे को दंड देकर, या फिर प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। क्या है सही आंसर? अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो देखिए काफी डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर ऐसे विकल्प हैं कि यहाँ पर चयन करना थोड़ा मुश्किल हो गया। बच्चों को बहुत आसान, जहां पर बहुत आसान आ जाए ये भी अधिगम को प्रभावित नहीं करता, है ना, ये कायम नहीं रख सकता। बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, ये पहला वाला विकल्प आपका गलत होगा। यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, जोर हमें नहीं देना यंत्रवत, है ना। बच्चे को दंड देकर हो नहीं सकता। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर आप अधिगम की अभिप्रेरणा को कायम रख सकते हैं, है ना। इसको आप बिल्कुल रख सकते हैं, अधिगम की अभिप्रेरणा को प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम पूछा गया है। बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण या फिर नकल और दोहराव। तो यहां पर देखिए पॉजिटिव प्रश्न पूछा गया है, तो दोहराव और नकल हो नहीं सकता। विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, यंत्रवत आप याद नहीं कर सकते, तीसरा वाला विकल्प भी आपका गलत हो गया। सॉरी। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बिना विश्लेषण के अवलोकन, बिना विश्लेषण का अवलोकन करना, ये एक अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम नहीं होता है। कौन सा होता है? संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, ये अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम है ना। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। यदि यहाँ पर विश्लेषण करके अवलोकन करना होता तो पहला वाला करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर बिना विश्लेषण करके अवलोकन करना है तो आपका पहला वाला भी गलत होगा। चलिए अगला प्रश्न, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक जो अध्यापक है उसे क्या नहीं करना चाहिए? ये सीधे सीधे यहाँ पर पूछा गया है। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना चाहिए, बिल्कुल आप योजना बना सकते हैं। क्या नहीं करना है ये आपको बताना है। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल।
तो यहाँ पर क्या नहीं करना चाहिए भाई, उसे जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए एक शिक्षक को, है ना, एक अध्यापक को शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का वहां पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे क्या है, जो बच्चे हैं उसमें और कठिनाई महसूस होगी और वो उससे जूझेंगे, है ना। तो बी वाला विकल्प भी आपका क्या होगा, सही होगा। यहाँ पर सरल तरीका आप यूज कर सकते हैं, तो बी वाला आपका करेक्ट सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस उपागम का मानना है कि अधिगमकर्ता सक्रिय प्राणी है जो अन्वेषण और अपने आस पड़ोस से अंतः क्रियाओं द्वारा नए ज्ञान के सृजन में सक्षम होते हैं। वो कौन सा उपागम है या फिर कौन से उपागम का मानना है? तो ये संरचनावादी का है, मनोविश्लेषणवादी का है, व्यवहारवादी का या फिर प्रकार्यवादी का है? किसका मानना है? तो यहां पर सही आंसर होगा ये संरचनावादी का मानना है। भाई संरचनावादी उपागम का मानना है कि अधिगमकर्ता सक्रिय प्राणी है जो कि अन्वेषण और अपने जो आसपास के अंतःक्रिया द्वारा नए ज्ञान के सृजन में सक्षम होते हैं। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी युक्ति अधिगम को सुसाधित नहीं करती है? कौन सी युक्ति है? नेगेटिव प्रश्न है भैया ये, है ना। अधिगम को कौन सी युक्ति सुसाधित नहीं करती है? अनुमान लगाना, संप्रति प्रतिचित्रण करना, प्रकार्यात्मक स्थिरता या फिर गैर उदाहरण निर्मित करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सी युक्ति अधिगम को सुसाधित नहीं करती? तो ये प्रकार्यात्मक स्थिरता, है ना। ये जो युक्ति है ये अधिगम को सुसाधित नहीं करती है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, अधिगम है तो एक सहायक माहौल बनाने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? अधिगम हेतु सहायक माहौल बनाने के लिए पूछा गया है कि एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। यह प्रश्न पूछा गया है लेकिन विकल्पों को यहां पर डेफिनेटली बदला हुआ है। क्या सही आंसर होगा? कठोरता से समय सारणी का पालन। देखिए कठोरता बच्चों में दिखानी नहीं है, तो पहला वाला विकल्प तो आपको पहले ही गलत हो गया, यानी कि पहले ही शब्द में गलत हो गया। बी वाला विकल्प देख लेते हैं, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशों को जानना चाहिए और उनके प्रति सम्मान रखना चाहिए। बिल्कुल ये पॉजिटिव विकल्प दिख रहा है और बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है। वैसे हम सी और डी को भी पढ़ लेते हैं। विद्यार्थी को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता और आजादी देने से बचना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, बचना नहीं चाहिए, वो अपनी आजादी मतलब अपने जो विचार है वो व्यक्त कर सकता है ना। संप्रत्ति की समझ के बजाय व्यवहार के अनुकूलन पर बल देना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। आपका तीसरा और चौथा वाला विकल्प भी गलत है। सही कौन सा है? और आपका जो सही विकल्प होगा बी वाला होगा, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशों को जानना चाहिए और उनके प्रति सम्मान रखना चाहिए। यह अधिगम हेतु एक सहायक माहौल बनाने के लिए एक अध्यापिका को करना चाहिए। तो बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगी। अगला प्रश्न है, अधिगम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नेगेटिव प्रश्न है भाई। चार विकल्प है आपके सामने, क्या होगा सही आंसर? अधिगम ज्ञान सृजन की एक सक्रिय प्रक्रिया। बिल्कुल सक्रिय है, ये पॉजिटिव विकल्प है आपका, यानी कि पहला वाला आपका गलत होगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव विकल्प पूछा गया है, नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है ना। सॉरी। अधिगम हेतु विद्यार्थी में कुछ स्तर की तत्परता होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, ये भी पॉजिटिव विकल्प है आपका। सामाजिक पारस्परिकता का अधिगम प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं। ना हाँ। तीसरा वाला, सामाजिक पारंपरिकता का अधिगम प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं है। ऐसा नहीं, बिल्कुल महत्व है ना। महत्व है, यदि होता तो पॉजिटिव चला जाता, लेकिन महत्व नहीं लिखा हुआ है तो नेगेटिव में चला गया, यानी कि यही आपका करेक्ट आंसर है। फोर्थ वाला विकल्प भी हम पढ़ लेते हैं। अधिगम प्रभावशाली होता है, बिल्कुल होता है, अगर वहां अधिगमकर्ता की सक्रिय भागीदारी द्वारा ग्रहण किया गया। बिल्कुल सक्रिय। यदि यहाँ पर निष्क्रिय होता तो यहाँ पर आप देखना होगा कि भाई तीसरा वाला सही है या फिर चौथा वाला सही, लेकिन यहाँ पर निष्क्रिय नहीं लिखा हुआ है। सक्रिय भागीदारी की बात की जा रही है, तो फोर्थ वाला आपका पॉजिटिव विकल्प है। आपका नेगेटिव विकल्प कौन सा होगा? तीसरा वाला होगा, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अधिगम प्रभावशाली और अर्थपूर्ण हो इसके लिए क्या महत्वपूर्ण? जो अधिगम में प्रभावशाली भी होना चाहिए और अर्थपूर्ण भी होना चाहिए। इन चारों विकल्पों में से कौन है जिसकी वजह से अधिगम प्रभावशाली भी लगे सॉरी और अर्थपूर्ण भी लगे, है ना। तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? चारों विकल्पों को हम पढ़ेंगे। पहला विकल्प है विद्यालय में हो रहे अधिगम और विद्यालय के बाहर के जीवन के प्रति समृद्धता स्थापित करना। बिल्कुल इससे प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा अधिगम। हम पहला वाला विकल्प सही मान के चलते हैं, है ना, कि ये सही होगा, लेकिन हम बी, सी और डी को भी पढ़ लेते हैं। विशेष सामग्री को इस प्रकार से प्रस्तुत करना जिससे कि विद्यार्थी उस ज्ञान को दैनिक जीवन में प्रयोग करने का प्रयास ना करे। बिल्कुल करना चाहिए प्रयास, तो यहाँ पर ना कर पाए
नेगेटिव विकल्प हो गया ये आपका, तो बी वाला आपका गलत हो गया। तीसरा विकल्प पढ़ लेते हैं। अवधारणाओं को इस तरीके से पढ़ना जिससे कि विभिन्न उपधारणाओं में संबंधता स्थापित ना हो सके, यहाँ पर भी ये नेगेटिव विकल्प है, तो ये भी आपका गलत हो गया। संबंधता स्थापित हो सके इस प्रकार का होता तो थोड़ा हम यहाँ पर समझते। चौथा विकल्प है ज्ञान के दोहराव पर बल देना, दोहराव हो नहीं सकता है ना। हमारा सही आंसर क्या होगा, विद्यालय में हो रहे अधिगम और विद्यालय के बाहर के जीवन के बीच संबंधता स्थापित करना, ये अधिगम प्रभावशाली भी होगा और अर्थपूर्ण भी होगा। पहला वाला ही विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखता है? सबसे बेहतर किस प्रकार सीखता है ये आपको बताना है। वयस्कों की निष्क्रिय नकल द्वारा, निष्क्रिय नकल हो नहीं सकता। अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा, बिल्कुल अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा जो बच्चा है वो सबसे बेहतर सीख सकता है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो गया। तीसरा और चौथा भी देख सकते हैं। व्यवहार के बहानुकूलन हो नहीं सकता, असंदर्भित जानकारी या फिर कंठस्थीकरण हो नहीं सकता। क्या होगा, अपने वातावरण के सक्रिय संलग्नता द्वारा जो विद्यार्थी है या फिर जो बच्चा है वो सबसे बेहतर सीखता है, तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, अधिगम को सुसाधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? अधिगम को सुसाधित करने के लिए बताना है कि एक अध्यापिका या फिर अध्यापक को क्या करना चाहिए। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से अलग रखना चाहिए। संप्रति मानचित्रण के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए या फिर विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर प्रदान करना चाहिए। अधिगम को सुसाधित करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर होगा, विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के क्या देना चाहिए, अवसर प्रदान करने चाहिए, है ना। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। इससे अधिगम को सुसाधित आप कर सकते हैं एक अध्यापिका के रूप में। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से सॉरी देखिए, ऐसे कूट में भी आपसे प्रश्न पूछते हैं और पूछते ही है। सीटेट एग्जाम में ज्यादातर इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। निम्न में से कौन अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर, सकारात्मक रूप से प्रभावित कौन करता है? कुपोषण। देखिए कुपोषण तो हो नहीं सकता, है ना। विद्यार्थी में सहभागिता, बिल्कुल सहभागिता होनी चाहिए, इससे सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है अधिगम को। दंड आपका हो नहीं सकता, अभिसंज्ञान हो सकता है। तो दूसरा और चौथा कहां पर है? फोर्थ वाले विकल्प में, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। कुपोषण और दंड दोनों नहीं हो सकते। विद्यार्थियों में सहभागिता और अभिसंज्ञान, ये दोनों ही अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, है ना। तो डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न सॉरी अगला प्रश्न है आपका, अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस वजह से होती है? जो अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं वो किस वजह से होती हैं? 4 विकल्प पढ़ के आपको आंसर देना है। क्या होगा सही आंसर? केवल अधिगमकर्ताओं से संबंधित व्यक्तिगत कारकों की वजह से, केवल वातावरण से संबंधित सांस्कृतिक कारकों की वजह से, व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की जटिल अंतःक्रिया की वजह से, या फिर ना ही व्यक्तिगत और ना ही वातावरणीय कारकों की वजह से। देखिए यहाँ पर केवल आया हुआ है, यहाँ पर केवल आया हुआ है, ना ही व्यक्तिगत और ना ही वातावरण, तो ये भी आपका विकल्प नेगेटिव में चला गया। सही क्या होगा? यदि इस प्रकार के प्रश्न आए थोड़ा सा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, सही क्या होगा भाई? अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत विभिन्नता किस वजह से होती है? व्यक्तिगत और वातावरण कारकों की जटिल अंतःक्रिया होगी, उसी वजह से ही तो अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होंगी, है ना, इसी वजह से। तो जो तीसरा वाला विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को बिना एक दूसरे की तुलना किए निरंतर रूप से समझना चाहती है। उसे रिक्त स्थान का इस्तेमाल करना चाहिए। किसका इस्तेमाल करेगी भाई? वो रचनात्मक मूल्यांकन का, योगात्मक मूल्यांकन का, मूल्यांकन के अनिरंतर रूप का, या फिर मानक संदर्भित मूल्यांकन का, किसका इस्तेमाल करना चाहेगी? तो करेक्ट आंसर आपको क्या होगा यहाँ पर फटाफट बताना है आपको। यहाँ पर देखिए, अध्यापिका अपने विद्यार्थी की अधिगम प्रगति को बिना एक दूसरे की तुलना किए निरंतर रूप से समझना चाहती है, तो उसे क्या करना होगा? रचनात्मक मूल्यांकन करना होगा, इसका इस्तेमाल करना होगा, है ना। जैसे कि पहले भी मैं बता चुका हूं रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, निम्न में से कौन सी अधिगम युक्ति जानकारी के प्रकरण में प्रभावशाली नहीं होगी? नेगेटिव प्रश्न है भैया। यहाँ पर अधिगम युक्ति आपको बताना है कि अधिगम युक्ति जानकारी के प्रकरण के प्रभावशाली नहीं होगी। कौन से प्रकरण में प्रभावशाली नहीं होगी ये आपको बताना है। अधोरेखांकन और चिन्हांकित करना, स्मृति सहायक विधियों का प्रयोग, उदाहरण सृजन करना, या फिर निष्क्रिय अनुवाचन करना।
सही आंसर होगा निष्क्रिय अनुवाचन करना। ये प्रकरण में प्रभावशाली नहीं हो सकती अधिगम युक्त जानकारी के प्रकरण में, है ना। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होता है अगर, देखिए प्रश्न काफी बार ये पूछा गया है लेकिन विकल्प हमेशा अलग अलग होते हैं ना। देखते हैं भाई इसके विकल्प क्या है। विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से संबंधित हो, शिक्षा शास्त्र मुख्यतः अध्यापक केंद्रित हो, अधिगम लक्ष्य प्रदर्शन अभिमुखी हो, या फिर विद्यालय को ज्ञान सृजन के अवसर ना दिए जाए अभिमुखी, ये भी नहीं हो सकता, अध्यापक केंद्रित नहीं हो सकता, क्या होगा, ये हमेशा बाल केंद्रित होता है ना, अध्यापक केंद्रित नहीं होता है। विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से संबंधित हो, पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। जो अधिगम है वो बाल केंद्रित होता है, अध्यापक केंद्रित नहीं होता है ना, इसका आपको इसे ध्यान रखना है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से उस कारक के बारे में आपको बताना है जो अधिगम को सुसाधित करता है। योग्यता का वार्षिक मत, आसपास में विकर्षण, भाषा से अनभिज्ञता, या फिर तंत्रिका संबंधित न्यूनतम। यहाँ पर देखिए सुसाधित पूछा गया है अधिगम, तो यहाँ पर योग्यता का वार्षिक मत, पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता है। देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया, कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता है। कुपोषण, समकक्षियों के साथ सहयोग, अपसारी चिंतन, या फिर चर्चाएं। थोड़ी देर पहले एक प्रश्न पूछा गया था कि अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान देने वाले कार्य के बारे में पूछा गया था, और वहां पर विकल्प में था कुपोषण, जो कि हमने नेगेटिव में ले गए थे, क्योंकि कुपोषण किसी भी प्रकार से अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप प्रदान नहीं करता है। यहाँ पर देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, तो कुपोषण यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। जो कुपोषण है ये अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता है, तो पहला वाला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चल अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करते रहने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। यहाँ पर पूछा गया है कि विद्यार्थी को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करना है आपको, इसके लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए भाई। बार बार निपुणता उन्मुखी उद्देश्य, असहायता का सीखा हुआ भाव, असहायता वाला हो नहीं सकता, योग्यता का सत्व, अस्तित्वात्मक परिप्रेक्ष्य, या फिर प्रतियोगात्मक दृष्टिकोण। क्या करना चाहिए, तो निपुणता उन्मुखी उद्देश्य करना चाहिए। क्या, निपुणता उन्मुखी उद्देश्य, जो पहला वाला विकल्प होगा ये आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि है जो ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है। यह प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। 63 का आंसर आपको देना है। 63 का व्यवहार अनुकूलन होगा, सहपाठी सहभागिता होगा, अन्वेषण अधिगम होगा, या फिर पारस्परिक शिक्षण होगा। इसका आंसर आपको कमेंट्स के माध्यम से देना है। देखना चाहता हूं कि इसका आंसर कौन कौन सही देता है। जिसका मैंने कमेंट को लाइक कर दिया है ना, जो दिल होता है वो लाल हो जाता है ना यदि हम लाइक कर देते हैं, तो जिसका लाल हो गया समझ लेना उसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि हम हर कमेंट के नीचे ये नहीं लिखेंगे कि आपका करेक्ट है कि आपका इनकरेक्ट है ना। जिसका कमेंट यदि हम लाइक कर देते तो समझ जाएगा कि आपका सही हो गया है ना, आपने सही आंसर दिया है। तो आपको कमेंट्स के माध्यम से इसका सही आंसर देना है। चलिए अगला प्रश्न, विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं। किसके द्वारा, निष्क्रिय अनुकरण, निष्क्रिय के द्वारा सीख नहीं सकते, पुरस्कार और दंड के द्वारा भी नहीं सीख सकते, जिज्ञासा और अन्वेषण या फिर कंठस्थीकरण के द्वारा नहीं सीख सकते। जिज्ञासा होनी चाहिए, अन्वेषण होना चाहिए। इसके द्वारा बच्चा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखता है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। अध्यापिका द्वारा, प्रदान पाठ के द्वारा, निराशा की भावना, विद्यालय का मुद्रित समृद्ध परिवेश, या फिर विद्यार्थी की जरूरत अनुसार व्यक्तिगत रूप से दिए रहे अनुदेशन। किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है ये आपको बताना है। तो ये निराशा की भावना, देखिए नेगेटिव विकल्प है, बिल्कुल इसकी वजह से, निराशा की भावना की वजह से ही नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है अधिगम, है ना। निराशा की भावना नहीं होनी चाहिए। दूसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कारक है जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आपको यहां पर सीधे सीधे बताना है। तो कक्षा का परिवेश बिल्कुल सीखने की प्रक्रिया को ये प्रभावित करते हैं, तो पहला वाला आपका करेक्ट हो गया। इसमें आपको कूट में देखना है ना, तो पहला आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। संसाधनों की उपलब्धता बिल्कुल होनी चाहिए, दूसरा वाला भी, इससे भी सीखने की प्रक्रिया को ये प्रभावित कर सकता है। शिक्षक की शिक्षण शास्त्रीय विद्या बिल्कुल कर सकता है भाई, विद्या होनी चाहिए, तो तीसरा वाला भी आपका करेक्ट हो गया। चौथा देख लेते हैं,
विद्यार्थियों के तत्परता का स्तर, देखिए विद्यार्थियों की तत्परता के स्तर से सीखने की प्रक्रिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आपका जो फोर्थ वाला विकल्प है ये गलत हो गया। पहला, दूसरा और तीसरा कहां पर है? तीसरे वाले विकल्प में केवल पहला, दूसरा और तीसरा है ना, ये आपके करेक्ट होंगे। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है कि एक अनुकूल शिक्षण अधिगम वातावरण के लिए किसकी आवश्यकता है? यहाँ पर किसकी आवश्यकता होनी चाहिए भाई अनुकूलन शिक्षण अधिगम वातावरण के लिए? अधिक से अधिक जोखिम, भाई अधिक से अधिक जोखिम होगा तो अनुकूलन शिक्षण कहाँ रहा वो, है ना, तो पहला वाला तो हो नहीं सकता। विकर्षणों व्यवधान का न्यूनतम होना हो सकता है, तीसरा और चौथा विकल्प पढ़ लेते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नजरअंदाज करना, तो ऐसा नजरअंदाज करना, तो ये भी आपका नेगेटिव में चला जाता है। अन्य गैर लचीली शैक्षणिक कार्य प्रणाली, यदि यहाँ पर लचीलापन होता तो हम यहाँ पर थोड़ा कुछ सोच सकते थे विकल्प के बारे में, लेकिन गैर लचीली शैक्षिक कार्य प्रणाली ये भी नहीं हो सकता। क्या होगा? व्यवधान जो है या फिर जो विकर्षण है उसका न्यूनतम होना, ये एक अनुकूल शिक्षण अधिगम वातावरण के लिए आवश्यक होती है ना, तो बी वाला विकल्प जो होगा वो इन चारों विकल्पों को देखते हुए सही होगा, है ना। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका अधिगम अधिक प्रभावशाली रूप से होता है, कब होता है? अगर कक्ष का वातावरण भय मुक्त हो, बिल्कुल हो सकता है। अध्यापक विद्यार्थियों के अधिगम संबंधित व्यक्तिगत अंतरों को अनदेखा कर दे, अनदेखा नहीं करना चाहिए, तो ये किस प्रकार का अधिगम हुआ भाई? तो बी वाला विकल्प आपका गलत हो गया। पढ़ाई गई विषय वस्तु बहुत जटिल और अमूर्त नहीं, सरल होना चाहिए और मूर्त होना चाहिए ना, तो तीसरा वाला भी आपका गलत हो गया। संप्रत्यय की व्याख्या के दौरान ना अपनाया जाए, तो क्यों नहीं अपनाएंगे भाई? तो फोर्थ वाला विकल्प भी आपका गलत हो गया। क्या होना चाहिए? भय मुक्त होना चाहिए वातावरण कक्ष का, तो ये अधिगम अधिक प्रभावशाली रूप से होता है ना, तो पहला वाला विकल्प आपका सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से कथन अधिगम के लिए आकलन के संबंध में सही है? देखिए आकलन के संबंध में सही कथन को आपको पहचानना है अधिगम के लिए। यहाँ पर देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 विकल्प दे रखे हैं और कोट में आपको आंसर देना है। भय पैदा करने के लिए कॉपी के सभी त्रुटियों पर लाल स्याही से घेरा बना देना, तो भाई हमें करना ही नहीं, भाई पैदा करना ही नहीं है हमें, भाई क्यों हम लाल स्याही से घेरा बना देंगे, है ना। तो अधिगम के लिए आकलन के संबंध में सही कथन आपका पहला वाला विकल्प गलत होगा। विद्यार्थी के अधिगम के बारे में जानने के लिए त्रुटियों के एक अवसर के रूप में लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, आपका दूसरा करेक्ट हो गया। सहपाठी आकलन का प्रयोग एक दूसरे को प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के प्रतिरूपों के प्रति अध्यापक को सजग होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो दूसरा, तीसरा और चौथा ये कहां पर है, कौन से विकल्प में है, ये हम देख लेते हैं। तो ये है आपका दूसरा, तीसरा और चौथा, फोर्थ वाले विकल्प में, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम हेतु आंतरिक अभिप्रेरणा को संचालित करता है या फिर अग्रता प्रदान करता है? पुरस्कार रुचि अधिगम हेतु आंतरिक अभिप्रेरणा को संचालित करता है या फिर अग्रता प्रदान करता है, वो कौन सा कारक है? पुरस्कार रुचि, दंड है, रुचि है या फिर प्रशंसा है? आंतरिक अभिप्रेरणा के बारे में पूछा गया है, तो सही आंसर होगा आपका रुचि, है ना। ना प्रशंसा होगा, ना दंड होगा, ना ही पुरस्कार, रुचि होगा। क्या होगा यहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ रुचि होगा, है ना। जो रुचि कारक है ये अधिगम हेतु आंतरिक अभिप्रेरणा को संचालित करता है, जागृत करता है ना, तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से अधिगम को प्रभावित करने वाले परिवेशी कारक है और व्यक्तिगत कारक नहीं है? देखिए परिवेशी कारक तो है, लेकिन व्यक्ति कारक कौन सा नहीं है इसके बारे में आपको बताना है। समझ का स्तर, भावात्मक लब्धि, शिक्षण अधिगम सामग्री या फिर सीखने के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा, क्या है सही आंसर? तो वो जो कारक होगा वो आपका शिक्षण अधिगम सामग्री होगा। जो शिक्षण अधिगम सामग्री है ये अधिगम को प्रभावित करने वाले परिवेशी कारक है, ये व्यक्तिगत कारक नहीं है। तीसरा वाला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। टोटल मैंने क्या बताए थे? 72 प्रश्न बताए थे और ये अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर आपको जरूर बताना है कि भाई इन 72 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। आपको झूठ नहीं बोलना है ना, जितना आ रहे हैं उतना ही आपको बताना है। किसी भी प्रकार का हंसी मजाक यहाँ पर कोई आपका नहीं उड़ाएगा, है ना। जो सही है वो सही है। यदि आपके कम नंबर आ रहे हैं थोड़ा सा और मेहनत करिएगा। तो अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए बाधक बन सकता है? यहाँ पर अधिगम के लिए बाधक बनने वाला विकल्प को हमें चुनना है। लचीली पाठ्यचर्या होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, है ना। अधिगम के लिए बहुसंवेदी उपागम बिल्कुल होना चाहिए। विद्यार्थी का एक समान योग्यता के आधार पर समूहीकरण नहीं होना चाहिए, है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका गलत हो गया। अध्यापक द्वारा रचनावादी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां होनी चाहिए, बिल्कुल इसका प्रयोग होना चाहिए। तीसरा वाला आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया, है ना। यहाँ पर करेक्ट कौन सा है आपका? तीसरा वाला, ये जो अधिगम के लिए बाधक बन सकता है, ये वाला विकल्प। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि आप पहली बार आए हैं तो। यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो इसी प्रकार के और भी हम वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।